Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to everyone. Today I am going to talk about very important chapter which is mentioned in J.K. Bose class 9th history, and the name of this chapter is Nazism and the rise of Hitler. So I will try to finish this whole chapter within over, and I bet that you will never ever forget this chapter after completing my lecture. I will try to give a brief summary first according to the timeline so that you can imagine what actually was happening during that period of time. So let us begin the lecture. First I am going to talk about 1871. क्या हुआ था 1871 में? As we know, Germany did not exist before 1871. सो इसका मतलब यह है कि जर्मनी पहले एक कंट्री नहीं थी. जर्मनी वाज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेजेस, अकॉर्डिंग टू द कल्चर, अकॉर्डिंग टू द डिवीजन. सो देयर वर मेनी डिविजन्स इन जर्मनी, बट देयर वाज वन पार्ट in that German land that is called Prussia. So first Germany tried to utilize many leaders to unify this Germany, but nothing gained. Then finally, with the help of Prussian leader, he was the military general. His name was Bismarck, Otto von Bismarck. So Bismarck led the German unification in 1871 with his policy blood and iron. With his policy blood and iron. So what does it mean? ब्लड मीनस एंड अब वो खून खराबा करेगा. कौन करेगा? जो प्रेशियन लीडर है ओटो वन बिस्मार्क. एंड जब वो फाइनली दिस और आयरन मीनस अब वो मिलिट्री पे ज़्यादा फोकस करेगा. सो दैट इज सिंपली ब्लड एंड आयरन पॉलिसी. जब फाइनली वो 1871 में जर्मन को यूनिफाई करता है तो उसके बाद वो डिक्लेयर करता है एम्पायर कैसर विलियम फर्स्ट. तो बिस्मार्क क्या करता है? बिस्मार्क लीड करता है जर्मन यूनिफिकेशन और वो डिक्लेयर करता है एक एम्पायर को. उसके बाद जब जर्मन एक कंट्री बनती है उसका नाम होता है कैसर विलियम फर्स्ट. तो अब वो जर्मन का एम्पायर है, क्योंकि पहले जर्मनी कोई कंट्री नहीं थी तो एम्पायर कहाँ से होता. तो जर्मनी वाज डिवाइडेड लाइक दिस वाज डिवाइडेड इनटू 39 डिविजन्स. अगर कहीं भी कोई लैंग्वेज बोली जाती थी तो उनको लगता था कि हम अलग है, हम अलग है. लेकिन 1871 में क्या हुआ, ये पूरा जो ये एरिया था इसका एक कंट्री बन गई, उसका नाम रखा गया जर्मनी. सो फिर 1871 से लेके 1914 तक क्या चला? पहले जर्मनी कुछ नहीं था, अब जर्मनी बहुत पावरफुल है. जो यूरोपियन में कंट्रीज थे लाइक ब्रिटेन था, फ्रांस था, रशिया था, अब इनको ना थोड़ा सा डर लगने लगा कि कहीं ना कहीं ये तो जर्मनी था ही नहीं कुछ, अब ये इतना इतना पावरफुल होते जा रहा है, शायद अब हमको खतरा है इस जर्मनी से. तो फिर सारी कंट्रीज़ ने फोकस किस पे किया? अब हमें मिलिट्री पे फोकस करना है, क्योंकि जर्मनी का डर था शायद जर्मनी जो यूरोपियन में कंट्रीज है ताकि ये उनको भी अनेक्स ना करे, उन पे भी इन्वेड ना करे. तो मनी थिंग्स हैपनेड ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 1871 से लेके 1914 विच आर एक्चुअली द causes of first world war. In simple, what were the causes of first world war? That were MANIA, mania. So these were the causes of first world war. During this period of time 1914 से लेके 1980 तक क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ. सो एम मीन्स मिलिटरिज्म. दिस मीन्स अब सारी कंट्रीज मिलिट्री पे फोकस करने लगे. जब आपके नेबरिंग कंट्रीज मिलिट्री पे फोकस करेंगे तो ये जाहिर है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है, मे बी इन्वेजन आ रहा है. तो मिलिटरिज्म पे जब सभी कंट्रीज फोकस करेंगे तो डेफिनेटली लड़ाई तो होनी ही है. अब अलायंस क्या है? अलायंस सिंपली मीन्स दो कंट्रीज या तीन कंट्रीज का मिलना किसी एनिमी कंट्री के अगेंस्ट. सो दीज वेर हैपनिंग. ये भी चल रहा था उस टाइम, अलायंसेस हो रहे थे, सेक्रेट अलायंसेस हो रहे थे. जो लोग होते थे कॉमन लोग, उनको भी पता नहीं होता था कि हमारी कंट्री ने इस कंट्री से अलायंस की, फ्रेंडशिप की है. किसी को पता नहीं होता था, क्योंकि उनको हराना था एनिमी कंट्रीज़ को. तो उसी टाइम एक कंसेप्ट इमर्ज हुआ, इस टर्म का बर्थ हुआ कह सकते हो, नेशनलिज्म. नेशनलिज्म इट सिंपली मीन्स प्राइड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री. पहले आपको लगता था कि हाँ चर्च है, ये लीडर है, जो ये बोलेगा वही करना है. लेकिन फिर जब कुछ स्कॉलर्स आए, थिंकर्स आए, जॉन लॉक आया, रूसो आया, मनी स्कॉलर्स केम ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम. तो उन्होंने लोगों जो कॉमन लोग थे उनको आइडिया दिया कि नहीं, खाली चर्च सब कुछ नहीं है, आपको अपना कल्चर है. आप अगर अपनी हिस्ट्री देखोगे तो लोगों को थोड़ा प्यार आने लगा कि नहीं हमारी कंट्री है, उनको ज़्यादा प्राइड आने लगा, नेशनलिज्म आया. उन्होंने बोला नहीं, हमारी कंट्री फर्स्ट प्रायोरिटी अब हमारी कंट्री है, बाद में चाहिए चर्च वगैरह जो भी लीडर्स है.
तो अब ऐसा नहीं था, अब लोगों को लगा कि नहीं हमारी कंट्री, अब हमें प्यार करना चाहिए अपनी कंट्री से। तो ये था नेशनलिज्म, प्राइड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री। अब ये क्या है, इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म मीन्स पोलिटिकली कनकर पोलिटिकल कनकरिंग एनी अदर कंट्री। आपकी कोई नेबरिंग में कंट्री है, आप वहाँ पे इन्वेजन करने जा रहे हो, उसको कनकर कर रहे हो पोलिटिकली। ये था इम्पेरियलिज्म। आप वहाँ पर इंटरफेयर नहीं करोगे उनके कल्चर में, कस्टम में। अगर आप कॉलोनलिज्म कर रहे हो, कॉलोनलिज्म अगर कर रहे हो, तो वहाँ आप कनकर भी करोगे। और उन जो कॉलोनी आपकी बनी, सपोज ब्रिटिश यहाँ आए, उन्होंने इंडिया में इन्वेजन किया, इम्पेरियलिज्म भी किया, लेकिन उन्होंने वहाँ कॉलोनी बिछाई इंडिया में, और जो कॉलोनी के रिसोर्सेज थे, इंडिया के रिसोर्सेज थे, वो यूज़ किए, और इंडिया के कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन में इंटरफेयर किया, मीनस उन्होंने इंडिया में कॉलोनलिज्म किया। सो अब क्या है, ये है असैसिनेशन। असैसिनेशन सिंपली मीन्स किलिंग। हुआ क्या, ऑस्ट्रिया का किंग था, उसका नाम था ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का किंग होता है, उसका नाम होता है आर्च डूक फर्डिनेंड। आर्च डूक फर्डिनेंड। वो जाता है सर्बिया में इन्वेजन के लिए। वो जाता है सर्बिया में इन्वेजन, सर्बिया रशियन के नियर है। तो जब वो सर्बिया जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मैं वहाँ कनकर करूँगा सर्बिया में। जब वो वहाँ जाता है तो सर्बियन उसको मार देते हैं। सर्बियन उसको मार देते हैं। अरिस्टोक फर्डिनेंड कौन था? फर्डिनेंड था ऑस्ट्रिया का किंग। ये जाता है सर्बिया में, लेकिन वहाँ सर्बियन उसको मार देते हैं। कौन उसको मारता है? गैब्रिलो प्रिंसेप। गैब्रिलो प्रिंसेप इसको मारता है। फिर होता क्या है, रशिया आता है सपोर्ट में। रशिया बोलता है, जो ये गैब्रिलो प्रिंसेप था, ये सर्बियन से, रशिया इनके सपोर्ट में आता है। जर्मनी किसको बोलते हैं फिर, क्योंकि ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपस में फ्रेंड्स है, और यहाँ रशिया और सर्बियन आपस में ठीक ठाक है, रिश्ते अच्छे हैं, फ्रेंड्स है ये भी। तो जर्मनी बोलता है रशिया को कि आप सैड रहो, हम भी सैड रहेंगे, लेकिन रशिया नहीं मानता है। सो देन जर्मनी उसको बोलता है कि बेटा तो रुक, आई एम गोइंग टू डिक्लेयर वार एंड यू लेट अस गेट रेडी। तो जब ये हुआ, जब जर्मनी ने डिक्लेयर किया वार रशिया पे, सो दिस लेट द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सो दिस वाज द इमीडिएट रीजन, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, सुपारक लगी। दीज वेर द आल्सो रीजन्स, दीज वेर द आल्सो ब्रॉड रीजन्स। खाली ये रीज़न नहीं कि असैसिनेशन हुआ, किलिंग हुई फर्डिनेंड की। किसने किया किलिंग उसकी? गैब्रिलो प्रिंसेप। नहीं, ये तो इमीडिएट रीजन है जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, लेकिन दीज वेर द आल्सो रीजन्स। मानिया, मानिया इज सिंपली द रीजन्स ऑफ मिलिटरिज्म, अलायंसेस, नेशनलिज्म, इंपेरियलिज्म एंड असैसिनेशन। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार किनके बीच होता है? अलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स वर्सेस सेंट्रल पावर्स। अलाइड में कौन होता है? ब्रिटेन होता है, फ्रांस होता है, रशिया होता है, और फाइनली लास्ट में यूएसए भी आता है 1-2 साल के बाद। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? लाइक जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, इटली कह सकते हो। हाँ, दीज वर द कंट्रीज इन सेंट्रल पावर्स। तो फाइनली जीत होती है अलाइड पावर्स की, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया की जीत होती है, और सेंट्रल पावर्स में जो कंट्रीज है इनकी हार होती है इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में। अब एक कंट्री को बोला जाता है कि आप खतावार हो, आपने जिसकी वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। ये कौन बोलते हैं? अलाइड कंट्रीज बोलते हैं कि जर्मनी, ये आप हो जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार किया। इतना खून खराबा हुआ इन 4 साल 5 सालों में, फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितना भी नुकसान हुआ, लोगों ने जाने गंवाई, इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ, बहुत सारे कंट्रीज़ पे, वर्ल्ड पे इफेक्ट पड़ गया, इसके ज़िम्मेदार आप हो। आप मीन्स जर्मनी को खतावार यहाँ पे करार दिया गया। किनके दौरान? अलाइड पावर्स, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एंड यूएसए। रशिया को सबसे ज़्यादा दुश्मनी थी जर्मनी से। तो फिर इनको फाइनली बोला जाता है कि अब आपने इतना जो नुकसान किया, अब आप पे हम एक ट्रीटी अप्लाई करते हैं। ट्रीटी अप्लाई करते हैं जिसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस। ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस कब साइन होती है? 28 जून 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेलियस साइन होती है, और इस ट्रीटी से फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड भी होता है। लेकिन यहाँ से जर्मनी अब जो इतनी इमेज बनाई थी 1871 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वार तक, इतना जर्मनी पावरफुल बनता गया, लेकिन यहाँ से इनकी पूरी इमेज बिगड़ गई, क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी की ऐसी हालत हुई जो जर्मनी ने कभी सोचा भी नहीं होगा, सपनों में भी। तो क्या हुआ इस ट्रीटी से? इनको क्या बोला गया? एक तो इनको पहले बोला गया, देखो भाई साहब, आपने वार किया, इतना नुकसान हो, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो आपने इतना नुकसान किया, अब आप उसका कंपनसेशन दो। मीन्स अगर आप सपोज़ कहीं पे कुछ बना रहे हो, आपने सपोज़ आप किसी लैंड पे कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको बोला गया कि हाँ आपने यहाँ कंस्ट्रक्शन की, अब आप इसके बदले जो यहाँ पर सपोज़ कोई
फॉरेस्ट था, कुछ एग्रीकल्चर था, अब आप कहीं और पे अगर सपोज आपने ट्रीज़ को नुकसान किया, अब आपको बोला जाएगा आप कहीं और जो आपने यहाँ नुकसान किया कहीं और आप प्लांटेशन करो ताकि आप उसका कंपनसेशन है, अदला बदला। उसको बोला गया ठीक हो आपने इतना नुकसान किया, इतना नुकसान हो, अब आप कंपनसेशन दो, मीन्स आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। दूसरा इसको बोला गया कि जो आपने जर्मनी जर्मनी जो आपने इतनी मिलिट्री बनाई है, आपको इसको डिमिलिटराइज करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करनी पड़ेगी मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री इसको रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो देख देख रहे हो जर्मनी की हालत कैसी कैसी अब हो रही है, पहले क्या था जर्मनी। और ये भी बोला गया कि जर्मनी आपने इस 1871 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक जो भी आपने टेरिटरीज को अपने अंदर अंदर किया है, अपने अंडर किया है, उनको आप वापस करो। उसमें आता था पोलैंड, आता था बहुत सारे, बेल्जियम आता है, बहुत सारे ऐसे टेरिटरीज उनको वापस देना पड़ा। ठीक है, तो मतलब अब जर्मनी ने जो पाया था वो यहाँ से खो दिया। ठीक है, जो पाया था यहाँ से जर्मनी को खोना पड़ा। तो इन्फ्लेशन यहाँ से आई, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ से बढ़ गया, मतलब एक जर्मनी की हालत बदतर हुई इस ट्रीटी ऑफ वर्सिली से। वर्सिलीज एक जगह है, पेरिस, पेरिस का है फ्रांस में। तो ये मोस्टली कौन अप्लाई करता है? रशिया। जो ये हार्श ट्रीटी इतनी बनाई गई, द मेन कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जिसने डॉक्यूमेंट बनाया, जिसने ये टर्म्स लिखे कि ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज में क्या क्या होना चाहिए, पूरा रशिया ने किया। इवन ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ये भी एनिमी कंट्रीज थे, लेकिन ब्रिटेन और यूएसए इतना नहीं चाहता था कि इतनी हार्श ट्रीटी इस पर अप्लाई की जाए जर्मनी पे, क्योंकि ब्रिटेन ने बोला कि अगर जर्मनी इतनी ख़राब हो जाएगी तो ट्रेड नहीं हो पाएगा मुझे कभी इससे। यूएसए ने भी सोचा कि मेरा भी ट्रेड का नुकसान होगा, क्योंकि यूएसए का मेन फोकस है इकोनॉमी बढ़ाना। तो फिर फाइनली जर्मनी क्या बोलता है? जर्मनी बोलता है जो यूएसए बोलता है वो फाइनली बोलता है जर्मनी को, चलो ठीक है अब आपको कंपनसेशन दे रहे हैं ना, तो मैं आपको हेल्प करूँगा अंडर डेवस प्लान। तो यूएसए एक प्लान बनाता है, उसका नाम रखता है डेवस प्लान। इस डेवस प्लान से क्या हुआ? DAWES, डेवस प्लान बनाया गया। शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे अब जर्मनी को। ठीक है, यूएसए जर्मनी को बोलता है कि ठीक है आप टेंशन मत लो, अभी मैं हूँ, जिंदा हूँ, तो मैं आपको मदद करूँगा अंडर दिस प्लान, मैं आपको शॉर्ट टर्म लोन्स दे दूँगा। ठीक है, फिर आप बाद में मुझे ये वापस दे देना। तो लेकिन होता क्या है, फाइनली यूएसए में भी एक ग्रेट डिप्रेशन आता है, जो स्टॉक मार्केट होता है उसमें प्राइस क्रैश होता है। लोगों को लगता है कि पहले वो खुश थे, हैप्पी थे, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कंपनीज़ में क्योंकि उनको हाई रिटर्न्स वहाँ से आ रहे थे। लेकिन एक र्यूमर फैल गया कि जो भी ये कंपनीज़ है इनमें डाउनफॉल आने वाला है। तो लोगों ने क्या सोचा, इन्होंने बोला नहीं अब हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। मतलब डिमांड गिर गई। सपोज़ आपके पास आज सोना है, आज उसकी डिमांड ज़्यादा है, तो आप सोने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, तो कल कोई ऐसी रूमर फैल जाती है कि जो सोने की डिमांड है वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाएगी, उसमें डाउनफॉल आ जाएगा। तो आप अगर आप सोने को अगर आप चाहोगे भी अब मैं सोने को बेच दूंगा, वहाँ से कोई बायर ही नहीं होगा, क्योंकि उसको भी पता है कि सोने की डिमांड है ही नहीं। तो ऐसा कुछ चल रहा था, तो इकोनॉमिक डाउनफॉल हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा था लेकिन लेने लेने के लिए कोई था ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन थी यूएसए, मतलब यूएसए में भी अब डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। तो अब यहाँ से 1929 में अब यूएसए ने बोला जर्मनी को, भाई साहब बस इतना ही मैं कर सकता था, अब मेरा भी डाउनफॉल आ चुका है तेरी वजह से, तो अब मैं लोन्स प्रोवाइड नहीं करूँगा आपको। तो फिर फाइनली क्या होता है, अभी हमने हिटलर पढ़ा ही नहीं, बस मैं आपको यहाँ से आइडिया दूंगा, अभी हमने चैप्टर स्टार्ट ही नहीं किया। तो 1933 में एक राइट विंग पार्टी होती है, उसका प्रेसिडेंट होता है हिंडनबर्ग। वो यहाँ से, वो जर्मनी की पार्टी होती है। वो इसको बोलता है कि क्योंकि हिटलर ने इस टाइम जो 1933 इस टाइम में हिटलर ने बहुत काफ़ी इमेज बनाई थी जर्मनी में, मतलब बहुत फेमस हो रहा था, बहुत पॉपुलर था लोगों की नज़रों में। कौन? हिटलर। तो यहाँ से ये प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग सोचता है कि अगर मैं हिटलर को अपनी पार्टी में रखूँगा तो मेरी पार्टी भी फेमस हो जाएगी, क्योंकि हिटलर तो ऑलरेडी पॉपुलर हो चुका है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हिंडनबर्ग उसको बोलता है कि हिटलर भाई साहब आपको मैं एक ऑफ़र देता हूँ, आप चांसलर बन जाओ, आप मेरे चांसलर बन जाओ, लाइक वो सपोज़ पीएम ही बन जाओ। हिटलर बोलता है चलो ठीक है, मान मान जाता है हिटलर कि वो ज्वाइन करता है एज चांसलरशिप और पीएम कह सकते हो। तो इसी साल एंडिंग प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग की डेथ होती है, और यहाँ से थ्रोन पे आता है अब रूल कौन करता है? हिटलर। हिटलर अब थ्रोन पे आता है, वो टाइटल लेता है फुहरर। फुहरर मीन टायरानी रूलर। फुहरर, ये टाइटल लिया हिटलर ने जब वो थ्रोन पे आया।
तो अभी हम हिटलर ने पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा अब यहाँ हिटलर पढ़ेंगे, ठीक है। हिटलर की पैदाइश होती है 1889 में। कहाँ होती है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, दिस इज ऑस्ट्रिया, ओके। तो फिर पहले इसका शौक होता है पेंटिंग का। किसका शौक होता है? पेंटिंग का। हिटलर का शौक होता है पेंटिंग का, लेकिन वहाँ फेल होता है, 2 बार ट्राई करता है, दोनों बार फेल होता है। उसके बाद सोल्जर बनता है जर्मनी का, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये जर्मनी के लिए लड़ रहा है अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज। तो जर्मनी के लिए इसने लड़ा है, एज ए सोल्जर इसने लड़ा है ऑलरेडी। फेमस होने से पहले जब ये सोल्जर था तो ये जर्मनी के लिए लड़ा है। उसने देखा है कि जर्मनी ने कैसे सफ़र किया, कैसे जर्मनी हार है, तो इसके पास एक्सपीरियंस तो पहले से ही थी। तो उस टाइम जर्मनी में एक पार्टी थी जिसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो 1919 में इसमें एंट्री मारता है। तो फिर 2 साल बाद वहाँ पर इसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा होती है, तो ये इसका नाम रखता है नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो फिर जब और ज़्यादा पॉपुलर होता है तो ये इसी पार्टी का नाम रखता है नाजी पार्टी। अब नाजी पार्टी बन गई जर्मन वर्कर्स पार्टी को 1923 में। तो ये इसने किया। टाइटल थ्रोन पे कब आया? 1934 पे थ्रोन पे आता है, और 1939 में ये पोलैंड पे अटैक करता है। इसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वार होता है, और 1945 में ये सुसाइड करता है 30 अप्रैल 1945। तो फिर से थोड़ा हिटलर यहाँ पे रिपीट करेंगे कि क्या क्या हुआ। 1934 में हिटलर थ्रोन पे आता है, एज टाइटल क्या लेता है? फ्यूरर। सो यहाँ से वो टाइटल लेता है, ओके। 1889 में इसकी पैदाइश होती है, ऑस्ट्रिया में होती है। शौक होता है पहले पेंटिंग का, वहाँ फेल होता है, सोल्जर ज्वाइन करता है, लड़ लेता है जर्मनी के लिए अगेंस्ट अलाइड कंट्रीज लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। और उसके बाद जर्मन में पार्टी होती है, उसका नाम होता है जर्मन वर्कर्स पार्टी। 1919 में इसमें एंट्री मारता है, उसी का नाम फिर रखता है 2 साल के बाद नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। जब और फेमस होता है इस पार्टी में, तो फाइनली दिस पार्टी वाज कन्वर्टेड इनटू नाजी पार्टी बाय हिटलर इन 1923। तो 1934 थ्रोन पे आता है। 1939 में पोलैंड पे अटैक करता है ऑन 1 सितंबर 1939, दो दिस वाज द इमीडिएट रीजन फॉर सेकंड वर्ल्ड वार। जस्ट लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इमीडिएट रीजन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज दैट Austrian king Archduke Ferdinand was killed by Serbian, and who was the Serbian? Gavrilo Princip. So this was the immediate reason for First World War, and this one is the immediate reason for Second World War, which attack on invasion on Poland by Hitler. And finally Hitler सुसाइड करता है 30 अप्रैल 1945 में। अप्रैल इसमें वो सुसाइड करता है। अभी हमने एक ब्रीफ आइडिया आपको दिया। सो यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड वर्ल्ड वार चलता है। 1939 से लेकर 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार आपका चलता है। सो यहाँ पर अब हम क्विक रिवीजन करेंगे कि हुआ क्या। देखिए, जर्मनी बनता है, जर्मनी बनने से, जर्मनी यूनिफाई होने से इतना सारा जो रीज़न हुए, मानिया जो हुआ रीज़न जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वार लेड किया, अगर जर्मनी यूनिफाई होता ही नहीं तो मे बी फर्स्ट वर्ल्ड वार होता ही नहीं। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार होता ही नहीं तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती ही नहीं, जिसकी वजह से जर्मनी ने इतना सफ़र किया, इतनी ह्यूमिलेट हुई, इतनी इंसल्ट हुई जर्मनी की। तो अगर ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती ही नहीं तो डेविस प्लान आता ही नहीं, यूएसए हेल्प करने के लिए आता ही नहीं, क्योंकि जब ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती ही नहीं तो मदद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो अगर डेविस प्लान आता भी नहीं तो हिटलर, अगर ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस होती ही नहीं तो क्या क्या नहीं होता उसके बाद? हिटलर का राइज होता ही नहीं। हिटलर आया ही कि जब उसने जर्मनी की पेन देखी, सफरिंग देखी, अब ने हिटलर को आना पड़ा उसका बदला लेने। तो हिटलर का मोटिव यही था कि जो भी ट्रीटी ऑफ वर्सलिस ने किया है मुझे उसको अंडू करना है, मुझे उसको रिमूव करना है। जो भी जर्मनी ने देखा है बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्सलिस, उसने बोला मुझे वो रेस्टोर करना है। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस लेड राइज ऑफ हिटलर। अगर हिटलर का राइज होता ही नहीं तो वो थ्रोन पे आता ही नहीं। अगर हिटलर थ्रोन पे आता ही नहीं तो मे बी सेकंड वर्ल्ड वार कभी होता ही नहीं, या होता मे बी कुछ टाइम बाद होता, या चांसेस थे हो भी नहीं सकता था। तो जर्मनी यूनिफाई होने से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड
किससे हुआ? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज, जिसकी वजह से जर्मनी ने इतना सफ़र किया, इतनी ह्यूमिलेट हुई। तो इस ट्रीटी की वजह से हिटलर को आना पड़ा, उसको अब थ्रोन पे आना पड़ा, क्योंकि जर्मनी का कोई डेमोक्रेसी कर ही नहीं सकती थी उसको ठीक। जैसे उस टाइम वेमार रिपब्लिक था, वो भी हम पढ़ेंगे। हिटलर से पहले जर्मनी में कौन रूल कर रहा था? वो था वेमार रिपब्लिक। क्योंकि जब जर्मनी हारता है फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो वहाँ का किंग था जर्मनी का उस टाइम विलहेलम सेकंड। तो जब उसको लगता है कि जर्मनी ने हारा, तो वो जर्मनी छोड़ के चला जाता है हॉलैंड। तो जब अब जर्मनी में कोई रूलर ही नहीं है, कॉमन लोग बोलते हैं कि यहाँ पर अब कोई रूलर ही नहीं, अब हमें कोई डेमोक्रेसी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। तो लोग वेमार एक जगह है जर्मनी में, तो वहाँ लोग असेंबल होते हैं और वेमार रिपब्लिक बनाते हैं। अब 1919 से लेकर 1933 तक वेमार रिपब्लिक रूल करती है जर्मनी में, लेकिन वो ठीक नहीं कर पाता है कुछ भी। जो लोगों ने सोचा था कि जर्मनी इतना सफ़र किया, अब शायद वेमार रिपब्लिक की वजह से ठीक होगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। तो 1933 के बाद हिटलर आता है और 1945 तक वो लड़ लेता है जर्मनी के लिए, और कुछ चीज़ें ठीक भी करता है, लेकिन उसका मोटिव कुछ और होते हैं। तो यहाँ से आपको कोई रिवीजन मिल गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर में क्या क्या लिखा है। तो चैप्टर इज नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो आपका चैप्टर स्टार्ट होता है हेलमुथ स्टोरी से। हेलमुथ कौन होता है? हेलमुथ होता है एक 11 साल का बच्चा होता है, एक जर्मन बच्चा होता है। इसकी स्टोरी है, वो एक डाइनिंग हॉल में बैठा हुआ होता है, अपने घर में बैठा हुआ होता है। तो वो पेरेंट्स से कुछ कहानी सुनता है रिगार्डिंग सुसाइड। वो पेरेंट्स से सुनता है कि ये कब की बात है? ये 1945 की बात है, ठीक है। 1945 की बात है, जब हेलमुथ एक बच्चा होता है। वो अपने पेरेंट्स से सुनता है कि अब जर्मनी हार गई, अब जो ये अलाइड पावर्स है लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, यूएसए, अब ये यहाँ आएंगे जर्मनी में, हमको ह्यूमिलेट करेंगे, हमको मार डालेंगे। तो वो ऐसी ऐसी बातें सुनता है अपने पेरेंट्स से। लेकिन शायद उसको लगता है कि लेकिन वो बच्चा था, 11 साल का बच्चा, क्या ही समझ पाएगा ऐसी स्टोरीज़ को। तो लेकिन अगले ही दिन जब वो देखता है कि जो उसका फादर था उसने अपने आप को शूट किया, एंड हेलमुथ's फादर शूट हिमसेल्फ इन ऑफिस। तो फिर खाली इसका फादर सुसाइड नहीं करता है अपने आप को, हिटलर इवन खुद सुसाइड करता है। उसकी जो बीवी होती है, एक दिन की बीवी होती है, सुसाइड से पहले जर्मनी शादी करता है, सुसाइड से पहले हिटलर शादी करता है एक जर्मन लड़की से जिसका नाम होता है एवा ब्राउन। और एक ही दिन शादी में वो स्पेंड करता है, और अगले दिन उसकी बीवी भी मर जाती है। वो पॉइजन लेती है और हिटलर अपने आप को गोली मार देता है। तो ऐसी सिचुएशन थी 1945 में। बहुत सारे सुसाइड हुए उस टाइम जर्मनी में। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद डेविस प्लान लाया गया जर्मनी को रिकवर करने के लिए, वो भी यूएसए ने लाया। और इस टाइम 1945 में जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वार भी एंड हुआ था, तो यहाँ पर यूएसए कौन सा प्लान लाता है? मार्शल प्लान, जर्मनी को रिबिल्ड करने के लिए। क्योंकि जर्मनी ने पहले भी सफ़र किया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, अब सेकंड वर्ल्ड वार में भी हार गया जर्मनी, तो यहाँ पर भी उसको ठीक करने के लिए यूएसए आया। तो बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक, यहाँ से आपको हेलमुथ की स्टोरी पता चल गई। अब बर्थ ऑफ वेमार रिपब्लिक कैसे हुआ? जब मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में किंग कौन था जर्मनी का? विलहेलम था किंग। ओके, सॉरी, विलहेलम, WILHLEL, विलहेलम सेकंड था किंग जर्मनी का। ये चला जाता है जर्मनी को छोड़ के चला जाता है कहाँ? हॉलैंड। क्योंकि अब उसको डर लगा शायद जो जर्मनी के कॉमन लोग हैं ये मुझे मार देंगे, क्योंकि ये बोलेंगे कि आपकी वजह से जर्मनी ने हारा फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फिर लोग असेंबल होते हैं, वो बनाते हैं वेमार रिपब्लिक। वेमार एक जगह है, तो वो बनाते हैं वेमार रिपब्लिक जो अब रूल करेगी जर्मनी में, ठीक है। लेकिन वेमार रिपब्लिक फेल क्यों होती है? इसके रीज़न है जर्मनी, जो जर्मन पीपल थे वो दो रीज़न से इस वेमार रिपब्लिक को हेट करते थे, जिसकी वजह से वेमार रिपब्लिक फेल होता है। एक था कि इसने ट्रीटी ऑफ वर्सली साइन की। ट्रीटी ऑफ वर्सली किसने साइन की? वो वेमार रिपब्लिक में जो लोग थे इन्होंने साइन की। ये भी बेचारे क्या करते, ये मजबूर थे, फोर्स किया, अगर ये करते भी नहीं तो इनको मार दिया जाता। तो ये खतरवार तो है, लेकिन कोई चारा भी नहीं था उस टाइम। तो ये लेकिन साइन यही करते हैं, हाँ बिल्कुल, वेमार रिपब्लिक के लोग ही साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वर्सलीज को। सो जिसकी वजह से जर्मनी ने इतना सफ़र किया। सो दैट इज़ द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। अब हो गया, ये फेल क्यों होता है?
इसके रीज़न्स हैं, एक तो ये जर्मनी को रिकवर नहीं कर पाती है। जो लोगों ने सोचा था कि जर्मनी इतना सफ़र कर रही है शायद वेमार रिपब्लिक वजह से ठीक होगा, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हुआ। इसमें दो रीज़न्स थे जो वेमार रिपब्लिक फेल होती है। एक था इसका आर्टिकल 48, जो इस वेमार रिपब्लिक में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 48 था। और दूसरा रीज़न था इसका जो इसका गवर्नमेंट का सिस्टम था, प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या था, अभी हम दो रीजन इसके थे जिसकी वजह से वेमार रिपब्लिक फेल हुआ। देखो, प्रपोर्शनल प्रपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक फ्यूचर था इस वेमार रिपब्लिक का। इसमें होता क्या था, यहाँ पर अगर किसी पार्टी को 2% ही वोट मिलते, किसी पार्टी को 7% वोट मिलते, वो भी अपनी पार्टी बनाते थे गवर्नमेंट में। मीन्स यहाँ कोई मेजॉरिटी पार्टी थी ही नहीं। यहाँ पर देयर वर मनी डिफरेंट पार्टीज़ इन वेमार रिपब्लिक। सपोज अगर 15 पार्टीज़ वोटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15 पार्टीज़ की गवर्नमेंट बनेगी। अगर सपोज़ किसी पार्टी को 60% वोट्स मिलते हैं तो उसकी ऊपर मेजॉरिटी उतनी होगी। लेकिन अगर किसी पार्टी की खाली 3% वोटिंग आती है तो वो भी एक स्मॉल पार्टी बनती थी। तो मीन्स जहाँ पर एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट था ही नहीं, साउंड फेयर था ही नहीं, and it led too many small parties in parliament. So simply there was no clear majority. This led coalition governments. So this was the one reason. And second reason is article 48। उसका यूज जो प्रेसिडेंट, इसने प्रेसिडेंट को पावर दिया गया था कि आप इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। सो प्रेसिडेंट खुद यहाँ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन इसका गलत यूज़ किया गया बार बार। ये प्रेसिडेंट था, ये बार बार इसको लगता था कि अच्छा ये कुछ गड़बड़ चल रहा है जर्मनी में, चलो लगाओ इमरजेंसी। अच्छा उसने ये बोला, चलो लगाओ इमरजेंसी। तो ऐसा चल रहा था कि कुछ ही सालों में 10-20 बार इसने इमरजेंसी इम्पोज की जर्मनी में। सो President used this article 48 frequently and this ultimately weakened the democracy। जो डेमोक्रेसी का फ्यूचर था अब इसने यहाँ से वो भी इसको कमज़ोर किया। तो दीज वर द रीजंस वेमार रिपब्लिक फेल क्यों होती है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आई एम गोइंग अकॉर्डिंग टू योर जेके बोस बुक, दिस इज आल्सो इन एनसीईआरटी। ठीक है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग जाता हूँ। पहले ही हमने टाइमलाइन के साथ समझा, थोड़ा आपको आइडिया मिल गया। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इफेक्ट क्या था, आज जर्मनी हम पढ़ेंगे क्योंकि हमें जर्मनी का पढ़ना है। तो जर्मनी लॉस्ट एवरीथिंग, लाइक जॉब्स, लैंड, प्राइड ऑफ जर्मनी, सब कुछ खोया इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। इन्फ्लेशन चढ़ गया, 300% चढ़ गया जर्मनी में। सो अब लोगों की जो फेथ थी वो अब डेमोक्रेसी में रही नहीं। उन लोगों को भी लग रहा था अब कि डेमोक्रेसी से कुछ नहीं होगा। तो अब जो फेथ थी डेमोक्रेसी पे वो यहाँ से लॉस्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फिर आपका नेक्स्ट सब टॉपिक आता है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म। Political parties, there were many political parties that started fighting together. One was Separatist. Separatist was one party that was like they wanted a revolution like Russian revolution. Separatist was the one party and this was against Weimar Republic। ठीक है, सो दिस वाज अपोजिट पार्टी ऑफ वेमार रिपब्लिक। सो ये सुपार्टासिस्ट एक पार्टी थी, दिस वांटेड रेवोल्यूशन लाइक रशियन रेवोल्यूशन इन जर्मनी। बट जो ये सुपार्टासिस्ट, यहाँ पे इसका नाम लिखता हूँ, सुपार्टासिस्ट ये एक पार्टी थी, सुपार्टासिस्ट वर्सेस वेमार रिपब्लिक था। लेकिन वेमार रिपब्लिक इसको डिफीट करती है। कैसे डिफीट करती है, वेमार रिपब्लिक एक फ्री कॉर्पस बनाता है, फ्री कॉर्पस एक्स सोल्जर्स का, जिन्होंने जर्मनी में लड़ा है पहले सोल्जर्स, ये उनका एक बनाता है फ्री कॉर्पस, वो इनको यूज़ करती है वेमार रिपब्लिक और सेपारेटिस्ट को हरा देते हैं। तो ठीक है, तो ये था कुछ रेडिकलिज्म, यहाँ कुछ दंगेबाज हुई थी जर्मनी में पॉलिटिकल में। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब जर्मनी को कंपनसेशन देना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यूएसए आया जर्मनी को हेल्प करने के लिए अंडर डेविस प्लान। तो 4-5 साल तक जर्मनी अच्छा खासा सपोर्ट करता है, किसका, जर्मनी को सपोर्ट करता है। 1924 में इसको बनाता है और बोलता है कि जर्मनी को ठीक है अब मैं आपको शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करूँगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिर जब यूएसए में खुद ही आता है ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, होता क्या है कि इकोनॉमिक क्रैश होता है जर्मनी में, इकोनॉमिक क्रैश होता है यूएसए में। पहले क्या था, इस ग्रेट डिप्रेशन से पहले पीपल वर हैप्पी, अर्निंग वेल, बाइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, एंड देन सडनली व्हाट हैपेंड वन डे,
One day what happened? The stock market crashed. Stock market crashed. Business lost money. Banks closed. People lost jobs. Poverty spread everywhere. तो क्या causes थे ग्रेट डिप्रेशन के? स्टॉक मार्केट क्रैश. स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ. लाइक आई विल ट्राई टू गिव एन एग्जांपल. Like if everyone suddenly tries to sell their shares, like if suddenly tries to sell their shares and no one wants to buy, तो definitely prices will fall like a slide. इसका मतलब यह है कि अगर हर कोई बेचना चाहता है लेकिन लेने के लिए है ही नहीं कोई, क्योंकि डिमांड ही नहीं है, ठीक है, तो प्राइस क्या होगा? प्राइस की फॉल होगा, प्राइस क्रैश होगा बहुत तेज़ से. और अब जब डिमांड ही नहीं है प्राइस की, तो जो ओवर प्रोडक्शन हुआ, जो फैक्ट्रीज ने बहुत सारे गुड्स बनाए, फैक्ट्रीज मेड मोर गुड्स देन पीपल कुड बाई, सो दैट सिंपली मीन्स टू मनी प्रोडक्ट्स वर अवेलेबल बट देयर वर टू फ्यू बायर्स. सामान तो बहुत था लेकिन खरीदने के लिए बहुत कम लोग थे. सो और काज क्या था इस ग्रेट डिप्रेशन का? बैंक फेलियर हुआ, क्योंकि जो लोग थे वो उन्होंने रश किया बैंक्स की तरफ. उन्होंने सोचा कि नहीं हम पैसे निकालेंगे बैंक से. तो अब बैंक्स के पास कुछ भी पैसा नहीं था, तो बैंक्स भी शट डाउन हुए यहाँ से. तो ये था आपका ग्रेट डिप्रेशन. सो इसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक तो यूएसए हेल्प कर रहा था जर्मनी को, तो लेकिन अब यूएसए वाज इटसेल्फ ब्रोकन, क्योंकि बैंक्स फेल हुए, जॉबलेस हुए. It is like that USA was your rich friend who was helping you. Now what happened after Great Depression? Your rich friend became poor and could not help you anymore. In simple. अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हिटलर का राइज. हिटलर राइज टू पावर. ठीक है, इंट्रोडक्शन हमने पहले ही पढ़ी, इसका बर्थ वर्थ वगैरह कैसे कैसे इसने ज्वाइन किया सुसाइड, क्योंकि अब थोड़ा इसका हिटलर का राइज पढ़ते हैं. आफ्टर जर्मनी गॉट डिफीटेड इन फर्स्ट वर्ल्ड वार, German country faced massive problems like हिटलर सा ऑल दोज इश्यूज जो जर्मनी ने सफ़र किया. हिटलर ने सब कुछ देखा एंड उसने एक एडवांटेज लिया है कि उसी पेन का, इसी दर्द का, उसी सफरिंग का जो जर्मनी ने देखा है, फिर हिटलर लोगों को प्रॉमिस देता है कि मैं आपको जॉब्स दूंगा. जो प्राइड ऑफ जर्मनी का था हम उसको रिगेन करेंगे, मैं आपको फिर से वो प्राइड दिखा के रहूँगा. और जो ट्रीटी उन्होंने साइन की वेमार रिपब्लिक लोगों ने, मैं उसको भी ख़त्म करूँगा. तो ये थे कुछ वादे हिटलर के. हमने पहले ही पढ़ा कि बॉर्न कब होता है 1889 में. आर्मी, पहले पेंटिंग का शौक था, फिर आर्मी में भर्ती होता है तो जर्मनी के लिए लड़ता है. 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है, फिर नाम कमाता है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम रखता है. तो फाइनली यही पार्टी बनती है नाजी पार्टी. ठीक है, तो पहले इस नाजी पार्टी की जो फेमस थी, उस पहले परसेंटेज बहुत कम वोट्स थे इसके. ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन पीरियड ओनली 2 पॉइंट समथिंग 6% वोट्स ऑफ नाजी पार्टी वायर इन 1928. बट आफ्टर 4 years by 1932 नाजी पार्टी बिकेम द लार्जेस्ट पार्टी इन जर्मनी विथ 37% ऑफ वोट्स. ठीक है, तो अगर हम थोड़ा अब आइडिया देंगे कि व्हाट इज़ नाजिज्म, क्योंकि चैप्टर का नाम है नाजिज्म. सो नाजिज्म इज़ सिंपली नाजिज्म, इट इज़ नेशनल सोशलिज्म. जो मैंने आपको बोला कि जर्मन वर्कर्स पार्टी कन्वर्ट हुई नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और नेशनल सोशलिज्म जर्मन वर्कर्स पार्टी. तो नाजिज्म उसी से निकला है. जो ये आप नाजिज्म पढ़ते हो ये किससे निकला है? नेशनल एंड सोशलिज्म, इन दो वर्ड से निकला है आपका नाजिज्म. सो व्हाट इज़ नाजिज्म इन सिंपल? दिस इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ एडॉल्फ हिटलर्स. जो एडॉल्फ हिटलर की नाजी पार्टी थी उसकी आइडियोलॉजी थी, उसी को हम बताते हैं नाजिज्म. तो अब इसका मतलब क्या है, क्या आइडियोलॉजी थी? ठीक है, आपने बोला आइडियोलॉजी थी, जो हिटलर की पार्टी थी नाजी पार्टी, उसी की जो आइडियोलॉजी थी उसको हम बोलते हैं नाजिज्म. अब नाजिज्म क्या है? इट स्टूड फॉर एक्सट्रीम नेशनलिज्म. तो एक्सट्रीम प्राइड टुवर्ड्स योर ओन कंट्री मीन्स अब आपके लिए जर्मनी ही सब कुछ है, बाकी आपके लिए कुछ भी नहीं है. दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम नेशनलिज्म. आप अपनी नेशन के लिए आप जान भी दे सकते हो. सो दैट इज सिंपली एक्सट्रीम नेशनलिज्म. एंड रैशिज्म, दिस इज द सेकंड फ्यूचर ऑफ नाजिज्म आइडियोलॉजी. रैशिज्म मीन्स आप कंपेयर करते हो कि मेरी रेस सबसे पावरफुल है, मेरी रेस सुपीरियर है. लाइक हिटलर्स बिलीफ वॉज आर्यन रेस इज सुपीरियर एंड अदर रेसेस आर they are nothing, they are inferior, like Jews, other races, they were inferior according to Hitler. So that is racism. So this is the second feature of ideology of Nazi party.
Third feature is militarism. Militarism, more focus on military. So this is the ideology of Nazism. And fourth feature is authoritarian dictatorship. Authoritarian dictatorship मीन सिंगल रूलर, तो ये भी आइडियोलॉजी है इसका. और फिफ्थ है एंटी कम्युनिज्म. इसकी नफरत थी कम्युनिज्म से, कम्युनिस्ट से. कम्युनिस्ट मीन्स एक्सट्रीम सोशलिज्म, जहाँ पूरा कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के अंडर. गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा सब कुछ, वो इक्वली शेयर देगा. डजेंट मैटर कोई हार्ड वर्क करता है ज़्यादा उसको ज़्यादा मिलेगा, नहीं. कम्युनिज्म में क्या होता है कि आपको इक्वली शेयर मिलेगा, ठीक है. कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता. कैपिटलिज्म जो कंसेप्ट है इकोनॉमी में, वहाँ अगर आप में ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ है, आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको उतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है. तो वहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप है. लेकिन जो ये कम्युनिज्म है यहाँ पर गवर्नमेंट कंट्रोल करता है. सो लेकिन जो हिटलर था उसको नफरत थी इस कम्युनिज्म से. सो हिटलर वाज एंटी कम्युनिज्म. और फ्यूचर क्या है, यही बिलीफ इन आयरन रेस सुपीरियरिटी. तो ये था कुछ जो आइडियोलॉजी थी ये नाजिज्म, इसका मतलब क्या है ये भी हमने पढ़ा. यहाँ से कौन कौन सी आइडियोलॉजी थी, कौन से फ्यूचर्स थे. एक्सट्रीम नेशनलिज्म, बिलीफ इन रेसिज्म, मिलिटरिज्म, अथॉरिटेरियन डिक्टेटरशिप एंड एंटी कम्युनिज्म. यहाँ से हमने पढ़ा. होता क्या है कि ये क्यों जाता है रशिया पे अटैक करने के लिए. इवन दो इसकी जो ट्रीटी हुई थी रशिया से, स्टालिन से, हिटलर, अच्छी बात हुई थी इसको कि हाँ ठीक है हम आपस में दोस्त है. उस टाइम कौन था रशिया का रूलर, स्टालिन था, जोसेफ स्टालिन था रशिया का रूलर. हिटलर उससे बोलता है कि ठीक है हम आपस में फ्रेंड्स है, कभी अटैक नहीं करेंगे. लेकिन जो ये सपोज़ यहाँ जर्मनी है, यहाँ पर यूके है, यहाँ पर यूएसए है, यहाँ से इसका रशिया है. जब हिटलर का बिलीफ था यही कि जो आर्य रेस है मुझे इसको बढ़ाना है और मुझे ओवर लैंड चाहिए, मुझे ओवर लैंड चाहिए. दैट इज़ कॉल्ड लिबेंसराम. लिबेंसराम टर्म है इसका, मीन्स हमें मोर स्पेस चाहिए जर्मन के लिए. तो अकॉर्डिंग टू हिटलर उसको ज़्यादा पसंद था कि ये ईस्ट वाला एरिया, उसने सोचा था कि मेरे लिए यही एरिया. और रशिया इवन दो मतलब ठीक ठाक था उससे, लेकिन रशिया क्या है कम्युनिस्ट है. तो हिटलर की दुश्मनी थे इसलिए, तो इसलिए इसने सेटल, अगर फ्रेंड्स भी थे फिर भी इसने रशिया पे अटैक किया. सो अब यहाँ पे है नाजी वर्ल्ड व्यू. आपका दूसरा टॉपिक इस चैप्टर में ये है नाजी बिलीफर्स. जो नाजी का बिलीफ था, नाजी पार्टी का बिलीफ था, सो दैट वाज हिटलर्स बिलीफ. सो दैट मीन्स नाजी पार्टी बिलीफ इज कॉल्ड हिटलर्स बिलीफ. क्या था बिलीफ, रैशल हायरार्की, आयरन रेस सबसे सुपीरियर है, जीवस नीचे है. और इसका क्या था, डार्विन थ्योरी. और इसमें दूसरा है स्पेंसर, उनका उन्होंने एक थ्योरी दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सपोज अगर एनवायरनमेंट आप फिटेस्ट हो तो तभी आप सर्वाइव कर पाओगे, अगर आप कमज़ोर हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप मर जाओगे. तो लेकिन हिटलर ने इसको गलत वे में लिया. उसको लगा शायद कि जो आर्य रेस है, आर्य रेस ही फिट है, आर्य रेस ही सुपीरियर है, तो हमें रूल करने का हक है. तो जो बाकी है ये इन्फीरियर है, ये कमज़ोर है, इनको रूल करने का कोई हक ही नहीं है. तो इवन दो वो थोरीज बनाई गई थी, डार्विन थोरी, वो तो स्पीसीज के लिए रिगार्डिंग थी, लेकिन हिटलर ने उसको अलग वे में लिया. अब सेकंड टॉपिक क्या है इसका, रैशल यूटोपिया. यूटोपिया मीन्स आप कुछ ऐसा सोचते हो कि जो होना इम्पॉसिबल है. लाइक आप सोचते हो कि इंडिया में गरीबी नहीं होनी चाहिए, सबके पास पैसा होना चाहिए. आइडिया तो ठीक है, लेकिन यूटोपिया है कि मीन्स इम्पॉसिबल ही नहीं होना. वैसा ही था जो हिटलर था, इसका 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 आइडिया यही था, रैशल यूटोपिया. हिटलर वांटेड परफेक्ट वर्ल्ड विथ ओनली आर्यंस. ये चाहता था कि एक परफेक्ट वर्ल्ड विथ ओनली आयरन रेस. इसका आइडिया तो ठीक था, लेकिन क्या ये पॉसिबल है, नहीं है. इसलिए हम इसको बोलते हैं रैशल यूटोपिया. अब इसमें कुछ टर्म्स है, लाइक कंसंट्रेशन कैंपस है. कंसंट्रेशन कैंपस वर एक्चुअली द जेल्स, दीज वर लाइक जेल्स. हिटलर सेंट, इसमें इसमें किन किन को भर दिया जाता था इन जेल्स में, जेल्स वर कंसंट्रेशन कैंपस. जेवर्स, कम्युनिस्ट्स, डिसेबल्ड पर्सनस वर सेंट इन दीज कंसंट्रेशन कैंपस, दीज वर लाइक जेल्स. एंड यहाँ पर उनको टॉर्चर किया जाता था, उनको वो काम करवाया जाता था. सो दिस वाज द कंसंट्रेशन कैंपस. यहाँ पर जो जेवर्स थे, कम्युनिस्ट्स थे, जिन जो हिटलर इनसे नफरत करता था, तो यहाँ पर इनको बांध दिया जाता था, वहाँ पर इनको टॉर्चर किया जाता था, वर्क बहुत सारा काम करवाया जाता था. इन लोगों की वजह से हिटलर करवाता था. तो दूसरी टर्म है गेटोज़. गेटोज़ एक स्मॉल डिटी क्राउडेड एरिया है, जहाँ पर जीवस को बोला गया कि आपको यही रहने का हक है. आप जो मेन प्लेस है जर्मनी, आप उनको छोड़ो, आप गेटोज़ में जाओ. गेटोज़ एक स्मॉल जगह है, क्राउडेड जगह है, जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थे, क्राउडेड प्लेस थी, हट्स में इनको रहना पड़ा. अब दूसरा है गैस चैम्बर्स. गैस चैम्बर्स क्या है, पीपल वर लॉक्ड इन दीज गैस चैम्बर्स एंड किल्ड विथ पॉइजनस गैस. लोगों को लगता था कि शायद ये नहाने के जैसे शावर है, लेकिन वहाँ पर पॉइजन गैस उनको लगाया जाता था और मार दिया जाता था.
दूसरा क्या है इसमें आपका सब टॉपिक, वो है वॉर एंड जेनोसाइड। ये हिटलर ने दोनों साइमल्टेनियसली चलाया। देखो वार भी चल रहा था, फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, और जेनोसाइड भी कर रहा था। कौन कर रहा था? हिटलर। एक तो वो वार लड़ रहा था सेकंड वर्ल्ड वार में, और दूसरी तरफ से जो ज्यूज रेस थे उनको मार रहा था। फाइनल सोल्यूशन कर रहा था इनके साथ, जिसको कहा गया है होलोकास्ट। 6 मिलियन ज्यूज वेर किल्ड बाय हिटलर। सो मीन्स वार एंड जेनोसाइड, इसका मतलब यह है कि दोनों एक साथ चल रहे थे। वार भी चल रहा था और जेनोसाइड भी हो रहा था। किसकी वजह से? हिटलर की वजह से। तो ये ज्यूज थे, इनको 3 फेजेस में सफ़र करना पड़ा। एक था एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मीन्स आप आर्यन रेस से अलग हो जाओ। तो कुछ लॉज बनाए गए 1935 में, कुछ लॉज बनाए गए 1935 में, उनका नाम रखा गया है ल्यूरमबर्ग लॉज 1935। इनमें ये कहा गया है कि हम कोई भी शादी नहीं करेगा, इस जवज से कोई शादी नहीं करेगा, जवज का कोई हक नहीं है, ये जर्मन फ्लैग रख सकते हैं। सो दैट वाज द एक्सक्लूजन। इनको एक्सक्लूड करने लगे जर्मन रेस से। सो सेकंड फेज इज गेटोजेशन। गेटोइजेशन, जब इनको इन स्मॉल कैपिटल प्लेस में जाना पड़ता था, तो पहले इनको जो भी इनकी वेल्थ थी वो इनको बेच देनी पड़ती थी। बिफोर एंटरिंग इनटू द गेटोज दे नीड टू सोल्ड ऑल देयर वेल्थ बिफोर एंटरिंग इनटू दिस गेटो प्लेसेस। ठीक है, तो ये इनका सेकंड फेज था। और फाइनल फेज था, फाइनली जो 1941 ऑनवर्ड्स हुआ, वो था एनहिलेशन। यहाँ पर इनको पूरा ही ख़त्म कर देना था। फाइनल सोल्यूशन किया गया इनके साथ। 6 मिलियन ज्यूज वायर किल्ड। अब लास्ट इसमें कुछ टॉपिक है 2-3, इसके बाद हमें आइडिया दूंगा। अभी हमने मेन इंपॉर्टेंट पढ़ा ही नहीं कि हिटलर की आइडियोलॉजी क्या थी, वो क्या चाहता था, कि क्यों नहीं, क्यों वो फेल हुआ। हिटलर की जो लास्ट आखिरी दिन था उसकी, कि वो क्या वो सोच रहा था उस टाइम। ठीक है, पहले अब हम इसको चैप्टर को निपटाते हैं विदिन 2-3 मिनट्स। तो यूथ इन जर्मनी, यूथ इन नाजी जर्मनी। जो यूथ लोग थे, इनकी कंडीशन क्या थी जर्मनी में। तो हिटलर ने क्या सोचा कि इफ़ आई कंट्रोल चिल्ड्रन आई कंट्रोल द फ्यूचर। सो दिस वाज द सेइंग्स ऑफ हिटलर। इफ़ आई कंट्रोल द चिल्ड्रन आई कंट्रोल द फ्यूचर। अगर मैंने अभी बच्चों को कंट्रोल किया तो मैंने फ्यूचर कंट्रोल किया। तो जो स्कूल्स थे वहाँ पर नाजी आइडियाज़ पढ़ाए जाते थे। वहाँ पर क्या, जो चिल्ड्रंस थे, यूथ थे, उनको बताया जाता था कि हिटलर आपका हीरो है, ज्यूज़ आपके दुश्मन हैं। तो अब जो स्टडीज़ थी वहाँ पर ज़्यादा नाजी पढ़ाया जाता था, हिटलर का पढ़ाया जाता था, ताकि लोगों को पहले से ब्रेन वॉश करना था कि हाँ आपको आगे जाना है, आपको हिटलर को सपोर्ट करना है, जो आपके ज्यूज़ है ये आपके दुश्मन है। तो बॉयज़ वर ट्रेंड फॉर आर्मी। बॉयज़ को पहले से ट्रेनिंग मिलती थी स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि उनको आर्मी में फाइनली भर्ती होना है। तो नव स्कूल्स वेर लाइक बिकमिंग ट्रेनिंग कैंप। जैसे ट्रेनिंग कैंपस होते हैं आर्मी में, वैसे अब स्कूल्स हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पर खाली पढ़ाया जाता था हिटलर, मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। सो कुछ ग्रुप्स बनाए गए थे। सपोज़ कोई 10 से लेके 14 साल तक जो बच्चा था, बॉय में था, उसको जंग वोक एक ग्रुप था, वहाँ पर उसको भर्ती किया जाता था, कि वहाँ पर उसको खाली पढ़ाया जाता था, ब्रेन वॉश किया जाता था कि आपका हीरो हिटलर है, जो आपके दुश्मन है, हिटलर को सपोर्ट करो, वो आपका हीरो है, वो जर्मनी को संभालेगा। सो दैट इज़ कॉल्ड वन ग्रुप। फिर जब वो 14 साल से बड़ा होता था, 14 से लेकर 18 साल के बीच में, वो उनको, इन बच्चों को, इन बॉयज़ को एक हिटलर यूथ की ऑर्गेनाइजेशन थी, वो ज्वाइन करनी पड़ती थी। वहाँ पर इनको वायलेंस सिखाया जाता था, डेमोक्रेसी कुछ नहीं है, ये बकवास है। आपने देखा भी हमारे रिपब्लिक, उसने को क्या उखाड़ा जर्मनी में, कुछ नहीं, उसने और बिगाड़ा जर्मनी को। तो यहाँ इनको बताया गया कि जो ये डेमोक्रेसी आइडिया है, इस पर बिलीफ मत रखो, हिटलर हिटलर पे भरोसा रखो, जो से नफरत करो। ठीक है, तो जब वो 18+ एज में के होते थे, कोने बॉयज़ होते थे, तो इनको डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता था आर्मी में। अब आपको लड़ना है जर्मनी के लिए, हिटलर के लिए। ठीक है, तो नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड क्या था? नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड था सिंपली, हिटलर वांटेड प्योर आर्यन वुमेन टू गिव बर्थ टू स्ट्रॉन्ग जर्मन बेबीज। इनको बताया गया, जो वुमेन्स थे, इनको खाली 3 काम थे, KCC। इनको बताया गया था कि आप किचन में रहो, आप चर्च की पूजा करो, एंड लास्ट सी इज चाइल्ड। आप बच्चे पैदा दो, वो भी आयरन रेस के, तो आपको अवार्ड्स मिलेंगे। अगर जो वुमेन्स, जो ये आयरन रेस के बच्चे थे, कोई वुमेन इनकी बर्थ देती थी, तो उसको मेडल्स दिए जाते थे। ठीक है, तो हिटलर डिड नॉट वांट गर्ल्स टू स्टडी, ही सिंपली वांटेड देम टू स्टे एट होम, मेंटेन आयरन रेस। ठीक है, तो फिर फाइनली क्या इसका टॉपिक है? नाजी प्रोपेगेंडा। नाजी प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा सिंपली मीन्स यू आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप पब्लिसिटी के लिए कुछ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, कि आपका कुछ
मकसद और है, लेकिन आप पब्लिसिटी के लिए झूठ बोलते हो लोगों को। सो दैट वाज द नाजी पार्टी। ये था नाजी का प्रोपेगेंडा। लेकिन नाजी जो हिटलर था, इसका जो ऑरेटरी स्किल्स था, बोलने का तरीका था, वो बहुत इम्पैक्टफुल था। ये जो रैली, जब ये रैलीज करता था तो जर्मनी में बहुत सारे लोग आते थे हिटलर के सपोर्ट में। सो दैट वाज द कैपेबिलिटी ऑफ हिटलर। इसमें इतना इम्पैक्ट था कि इसका सपोर्ट इसलिए इतना आ गया जर्मनी में, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ये चैप्टर है नाजी प्रोपेगेंडा, यहाँ से आपका एंड होता है अकॉर्डिंग टू द बुक। बट नाउ अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वेमार रिपब्लिक और हिटलर में क्या फ़र्क रहा, और लास्ट डेज ऑफ हिटलर्स लाइफ, और हिटलर क्यों फेल हुआ, एंड व्हाट एक्चुअली हिटलर वांटेड इन हिज लाइफ। अब हम ये 3-4 क्वेश्चन विद इन 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ वेमार रिपब्लिक, जिसने 1990 से लेकर 1933 तक जर्मनी को कंट्रोल किया, और 1934 के बाद आपको पता ही है हिटलर साहब आ गए। अब हम थोड़ा कंपैरिजन करेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, व्हाट वाज द पॉलिटिकल सिस्टम ड्यूरिंग वेमार रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक था वेमार रिपब्लिक। क्या था पॉलिटिकल सिस्टम, क्या था, डेमोक्रेटिक था यहाँ पर। लेकिन हिटलर के टाइम क्या था, डिक्टेटरशिप था। यहाँ पर खाली कौन था, नाजी रिजिम थी, नाजी आइडियोलॉजी थी, खाली हिटलर था। पहले था डेमोक्रेटिक। इकोनॉमी क्या थी इस टाइम के पीरियड में, इकोनॉमी क्या थी वेमार रिपब्लिक में, कमज़ोर थी, वीक थी, डाउन थी। अनएम्प्लॉयमेंट था, यूई मीन अनएम्प्लॉयमेंट था, इन्फ्लेशन था, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था। ये वेमार रिपब्लिक का टाइम पीरियड है। तो इसने उसको रिकवर किया, इकोनॉमी को थोड़ा इंक्रीज किया, रिकवर्ड थ्रू पब्लिक वर्कर्स। इसने थोड़ा सुधारा हिटलर ने इसमें, ठीक है। सोसाइटी क्या थी इस टाइम के पीरियड में, सोसाइटी की कंडीशन क्या थी, चलो एटलीस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच था, लोगों में फ्रीडम ऑफ स्पीच था वेमार रिपब्लिक के टाइम। दो कुछ अच्छा तो नहीं किया जर्मनी के लिए, लेकिन लोगों के पास फ्रीडम थी बोलने के लिए। लेकिन यहाँ पर सेंसरशिप हुआ, यहाँ पर नो फ्रीडम था, क्योंकि जो हिटलर था उसने मीडिया को अपने कंट्रोल में किया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई फ्रीडम नहीं था। तो मिलिट्री क्या थी इस टाइम में, बहुत कम थी मिलिट्री, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइली से जर्मनी में जो फोर्स थी वो रिड्यूस करनी पड़ी। तो उसने इसको रिगेन करने की कोशिश की और स्ट्रांग बनाने की कोशिश की हिटलर ने। अगर हम देखेंगे फॉरेन पॉलिसी क्या थी वेमार रिपब्लिक लोगों की, वो थी पीसफुल, अमन अमन रखो, मतलब ये लड़ाई वड़ाई नहीं करते थे, ये थी पीस, लेकिन ये थी एग्रेसिव। इसकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी हिटलर की, एग्रेसिव, वार करना, अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना। इन्होंने, ये जो वेमार रिपब्लिक के लोग थे, इन्होंने क्या बोला, नहीं हमें पीस में रहना है, ठीक है, हम अलाइड के कंट्रोल में ही रहेंगे, जो अलाइड कंट्रीज है ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, हम इनके कंट्रोल में ही रहेंगे, लेकिन अमन के साथ रहेंगे। लेकिन जो हिटलर भाई साहब था, इसने बोला नहीं, मुझे लड़ाई करनी है, मुझे और देशों को कनकर करना है, जो मैंने खोया है उसको मुझे वापस करना। सो दिस वॉज एग्रेसिव। तो इंटरनेशनल इमेज क्या थी, अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल इमेज क्या थी इन लोगों की, इंटरनेशनल इमेज क्या थी वेमार रिपब्लिक लोगों की, ह्यूमिलेटेड थी। लोगों में थी ये ह्यूमिलेटेड, क्योंकि इनको ब्लेम किया गया कि आपने फर्स्ट वर्ल्ड वार हराया, ट्रीटी ऑफ वर्साइलीज जो है आपने ही साइन की। तो ह्यूमिलेटेड थी इनकी इंटरनेशनल इमेज। तो इनकी हिटलर की अच्छी खासी थी, लोगों को डर था अंडर हिटलर, बट लेटर डिस्ट्रॉयड इन वर्ल्ड वार सेकंड। ठीक है, पहले डर था हिटलर का सबको, लेकिन सेकंड वर्ल्ड वार के बाद वो ख़त्म हुआ सारा कुछ। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा लास्ट डेज इन हिटलर्स लाइफ, और उसके बाद है हमारा वाई हिटलर फेल्ड, और उसके बाद व्हाट एक्चुअली हैपेंड इन हिज लाइफ। तो हुआ क्या लास्ट डे इन हिटलर्स लाइफ में, क्या हुआ जब ये हार गया बेचारा, ये फंसा था यहाँ, जर्मनी एक बंकर था, यहाँ पर ये हार गया, क्योंकि यहाँ पर इसका यूके था, यहाँ पर यूएसए है, वो यहाँ से इसका अटैक कर रहे थे जर्मनी को। जर्मनी का में कौन था, हिटलर, तो यहाँ से रशिया पूरा था, तो ये यहाँ से अटैक कर रही थी। तो जर्मनी, ये हिटलर बेचारा बीच में फंस गया, तो ये फाइनली सुसाइड करता है 30 अप्रैल 1945 में। 10-15 साल 1930 1930 ऑनवर्ड्स में इसको एक लड़की पसंद आती है, लेकिन कोई प्रपोज नहीं करता है, खाली उसको देखता है, वो भी इसको देखती है, तो आपस में इनका काम निकल जाता है। तो फाइनली जब उसको लगा कि शायद अब जर्मनी हार जाएगी, शायद अब मुझे ये अलाइड पावर्स मार देगी, तो उसने सोचा चलो ठीक है, अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो फिर वो इसी बैंकर में इस लड़की से शादी करता है, उसका नाम होता है एवा ब्राउन। ये जर्मन
लड़की होती है एवा ब्राउन। तो फिर ये फाइनली 29 अप्रैल 1945 में शादी करता है इसी बैंकर में। लेकिन अगले ही दिन जो हिटलर बेचारा था ये सुसाइड करता है। ये सुसाइड करता है, गन से गोली मार देता है अपने माथे पे, अपने हेड पे। तो उसी दिन जो ये एवा ब्राउन थी ये भी पॉइजन लेती है, अपने आप को मार देती है। तो ये था हिटलर का लास्ट डे इन लाइफ। तो हिटलर क्यों फेल हुआ? हिटलर क्यों फेल हुआ एक्चुअली? देखो, एक तो इसमें टू मच ग्रीड था, इसमें लालच बहुत ज़्यादा थी। किसमें? हिटलर में। हिटलर अटैकड टू मनी कंट्रीज एट वंस। बहुत सारी कंट्रीज़ को एक ही बारे में अटैक कर रहा था। लाइक इट इज़ लाइक दैट यू आर प्लेइंग 10 गेम्स एट सेम टाइम एंड लूजिंग ऑल। अगर आप एक गेम को एक टाइम में खेलोगे तो जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 3 4 5 गेम्स एक साथ खेलोगे एक ही टाइम पे, तो मे बी चांसेस है कि आप सभी गेम्स हार जाओगे। सो दैट इज़ लाइक टू मच ग्रीड। हिटलर में बहुत ज़्यादा ग्रीड थी। एक तो ये था रीज़न। दूसरा था कि इसने इन्वेड किया सोवियत यूनियन 1941 में, मीन्स रशिया पे अटैक किया। इसने ये समझा ही नहीं कि रशिया में जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है और रशिया बहुत बड़ा है। लेकिन इसमें एटीट्यूड था, ओवर कॉन्फिडेंस था। उसने बोला नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। इवन उसकी आर्मी, जो हिटलर की आर्मी थी, वो इस टाइम पीरियड में रेडी भी नहीं थी, क्योंकि वो तंग आ गई थी। वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि 2 साल 3 साल से लड़ रहे हैं। क्योंकि 1939 से लेके सेकंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, तो आर्मी टायर्ड थी। लेकिन फिर भी रशिया गया। रशिया इतनी पावरफुल कंट्री है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतना क्लाइमेट ख़राब है वहाँ, हार्श क्लाइमेट, सर्दी का मौसम है वहाँ पर, फिर भी वहाँ अटैक करने गया। तो ये भी रीज़न है। यूएसए पे अटैक करता है कौन? जब जापान अटैक करता है पर्ल हार्बर, जो यूएसए में जगह होती है। तो फिर उससे पहले यूएसए था ही नहीं एलाइड कंट्रीज़ के साथ। लेकिन जब जापान इन्वेड करता है, तो फिर यूएसए बोलता है जापान को, ठीक है बेटा, अब तो देख, मैं अब आपके अगेंस्ट जो कंट्रीज हैं उनका साथ दूंगा और आपको डिफीट करूंगा। तो फिर हिटलर भी अमेरिका पे अटैक करता है। तो दिस वाज आल्सो द मिस्टेक, नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यूएसए बहुत पावरफुल है, मनी बहुत सारा इसके पास है। और जो हिटलर था उसको अब बहुत सारी नफरत भी करने लगी, क्योंकि उसने बहुत सारे जीवों को मारा। सो होल वर्ल्ड टर्न अगेंस्ट हिम, क्योंकि 6 मिलियन जीवस वेर किल्ड, नॉट ए जोक। और एक जनरल इसकी सुनता भी नहीं था, और इसने बहुत टाइम वेस्ट किया मनी रशिज़म में। उसने अपनी रेस को बढ़ाने के लिए बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए। सो दीज वर द रीजंस हिटलर क्यों फेल हुआ। हिटलर क्यों फेल हुआ? सो व्हाट एक्चुअली हिटलर वांटेड इन हिज लाइफ। हिटलर क्या चाहता था एक्चुअली? वो क्या चाहता था लाइफ में? इसके कुछ एम्स थे। वो था कि जर्मनी को ग्रेट बनाना, जर्मनी को सुपर पावरफुल बनाना। ही वांटेड टू अनडू द शेम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द वर्सलिस ट्रीटी। वो चाहता था कि मैं वो सब मिटा दूंगा जो जर्मनी ने देखा किसके बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और जो ट्रीटी वर्सलिस हुई थी, इसका ये सपना था कि मैं उसको रिमूव करूंगा। ये इसने कहाँ लिखा है? जो उसकी बुक थी मेन कैप। हिटलर ने बुक लिखी थी जेल में, मेन कैप। मेन कैप मीन्स माई स्ट्रगल। ये वो जेल में लिखता है। 1923 के बाद उसको जेल जाना पड़ता है कुछ टाइम के लिए, तो फिर वहाँ पर ये बुक लिखता है, ठीक है। और इसने एक, इसका दूसरा सपना क्या था? एक था जर्मनी को ग्रेट बनाना, सुपर पावरफुल बनाना। और दूसरा था क्रिएट एन आर्यन एम्पायर। जर्मन एम्पायर नहीं, इसका एम था कि आर्यन एम्पायर बनाना। ही बिलीव वो चाहता था कि जर्मन में खाली आर्यनज रहे, आर्यन एम्पायर बनाना था इसका सपना था। और क्या सपना था? डिस्ट्रॉय करना था कम्युनिज्म को। ही हेटेड सोवियत रशिया, रशिया में जो कम्युनिस्ट है उनकी नफरत थी इसको, ठीक है। और वाइप आउट जवस को निकालना कहाँ से? जर्मनी से। क्योंकि जर्मनी की वजह से जर्मनी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट ही नहीं किया। क्योंकि ये कहा जाता है कि जवस वायर बैंकर्स, इनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन फिर भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मदद ही नहीं किया। जब जर्मनी को कंपनसेशन देना था इन अलाइड कंट्रीज़ को, तो इन लोगों ने मदद ही नहीं की। तो इसलिए इनको ब्लेम किया जाता है जवस को, कि इसलिए हिटलर को नफरत थी इन जगहों से। और इसका एक एम था, सपना था हिटलर का, जर्मन लैंड को एक्सपेंड करना। दैट टर्म इज कॉल्ड लेबेनसराum। लेबेनसराum, दिस मीन्स हिटलर नीडेड मोर लैंड। हिटलर नीडेड मोर लैंड फॉर जर्मन और आर्यंस। सो दैट्स लाइक एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमने क्या क्या पढ़ा? कि जर्मनी यूनिफाई होने से फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। इमीडिएट रीज़न देखा क्या था फर्स्ट वर्ल्ड वार का? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होता है ट्रीटी ऑफ वर्सली से, जो इस डेट को साइन होती है
तो फिर जब जर्मनी इतना सफ़र करती है, इतना इनके साथ ह्यूमिलेशन की जाती है, तो हिटलर फिर आता है जर्मनी को बचाने के लिए। तो पहले वो पार्टी वार्टी में ज्वाइन करता है, सोल्जर होता है, तो फिर फाइनली थ्रोन पे आता है। फिर जब उसका पता चला कि मैं अब थ्रोन पे हूँ, अब वो चाहता है कि जो जर्मनी ने खोया है मैं उसको रिगेन करूँगा। तो उसी रिगेन के चक्कर में वो पोलैंड पे अटैक करता है 1 सितंबर 1939 में, तो जिसकी वजह से सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ। तो दिस वॉज ऑल अबाउट नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।